देखते हैं। निज़्म म्यूजिकल रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर, जल्दी जल्दी बताइए कौन से साल में मिला था इनको? 1983 में मैम। बिल्कुल सही, सबसे पहला उत्तर है 1983, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एजिकल डेडिकेटेड हिज सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स 60 पोएम्स, ये इन्होंने किसके लिए समर्पित की थी? मैम वॉइस प्रॉब्लम, अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब बताइए आवाज आ रही है कि नहीं? प्लीज सब लोग बताइए। शिवा क्लियर है? क्लियर? शिवा इज हैविंग सम प्रॉब्लम, ओके फाइन, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लगा के देखती हूँ, ये शायद माइक में आज आ नहीं रही। मैम रचना जोशी नहीं आ रही? नेटवर्क नहीं इश्यू मैम हो क्लियर सकता आ है। रही है। नहीं मैम क्लियर आ रही है। अब देखिए, अब देखिए क्लियर है? रक्षित इज सेइंग क्लियर है। किसी किसी के यहाँ नेटवर्क का भी इश्यू हो सकता है। चलिए चलिए जल्दी से करते हैं। तो इन्होंने किसके लिए डेडिकेट करी थी 60 पोएम्स? अपनी बेसमेंट रूममेट जिसका नाम था एलिजाबेथ, जो लंदन में उनके साथ रही थी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। निज़्म एजिकल रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया? एंड कॉल्ड, क्या नाम दिया उसको? 1000 अपनी ही फेलियर। जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम क्या दिया था? 1000 1000 फेलियर। फेलियर्स। हाँ, अपने आप चेक करते रहे अपना, ठीक है, कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट में फिर आंकलन लगाना कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। तो ये है 1000 फेलियर्स। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। हु रोट हिम्स इन डार्कनेस? हिम्स इन डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई है? फिर से ये किसके द्वारा लिखी गई? इन्हें कमला दास के द्वारा नहीं है। दिस इज अगेन निज़्म फ्रॉम निज़्म हिम्स इन डार्कनेस, ठीक है, निज़्म एजिकल ने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे जल्दी जल्दी। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, जल्दी से बता दीजिए, सबको पता है ये किसने लिखी है? अच्छा, लिखी तो आपको पता होगा, किसके द्वारा लिखी गई है? एजिकल के द्वारा। लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कौन से फॉर्म में लिखी है, लिटरेरी फॉर्म क्या है इसका, तो इसको कौन से वर्ड्स में लिखी गई है? दैट इज इन फ्री वर्ड्स। कौन से वर्ड्स में है? बिल्कुल सही, फ्री वर्ड्स, साथ साथ करते जाए। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज लास्ट राइट्स वेयर परफॉर्म्ड? राइट्स मतलब अंतिम देह संस्कार जिसे कहते हैं, ठीक है, परफॉर्म्ड एट द गोमती रिवर। तो गोमती रिवर में किसको देह संस्कार किसका किया गया था? दैट वाज सरोजिनी सरोजिनी नायडू। सी इज द ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सातवां। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हु कॉल्ड सरोजिनी नायडू द मोस्ट अकम्प्लिश्ड लिविंग पोइट इन इंडिया इन 1919? 1919 में किसने कहा कि सरोजिनी नायडू एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड लिविंग पॉइंट है? अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को ऐसा करना जो सर्वाधिक, मतलब बहुत ही फेमस, प्रख्यात। तो ये किसने कहा था इनको? ये इनको कहा था बोस ने, एडमंड बोस जी ने इनके बारे में कहा था। ठीक है, गलत है तो सही कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। कमला दास गॉट, इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? तो इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब, कौन से ईयर में मिलता है? 1969 में, ठीक है, 1969 इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नवा क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री? इन दिस कंट्री का मतलब है हमारे देश में पोइट्री क्या नहीं होती है, बेची नहीं जाती। ये किसने कहा था? ये कमला दास ने कहा था। हाँ, कमला दास ने कहा था, याद रखते रहे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। Which of the following poems by कमला दास is in dialogue form? इनमें से कौन सा जो वर्क है, पोयम है कमला दास की, उसको डायलॉग फॉर्म में दिया गया है? अब डायलॉग आप जानते हैं, डायलॉग किसको कहते हैं? व्हाट इज डायलॉग?
डायलॉग एक लिटरेरी टर्म है। डायलॉग का मतलब होता है, इससे गर्मी होगी, छोटी लाइट चलाओ। हाँ बोलिए, कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, या तो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको डायलॉग कहते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में किसने लिखी है, कमला दास की कौन सी ऐसा वर्क है जो उस फॉर्म में है, तो बिल्कुल सही, दैट इज द इनविटेशन, द इनविटेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज बर्थ प्लेस ऑफ थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी इनमें से कौन सी कंट्री में इनका, मैम फास्ट हो रहा है, अच्छा रेखा ज्यादा फास्ट हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, स्लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, स्पीड को स्लो कर देते हैं। विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ थॉमस हार्डी, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी कर रही हूँ, मौसम खराब है, लाइट चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलिए, थॉमस हार्डी का बर्थ प्लेस, थॉमस हार्डी है भाई, थॉमस हार्डी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, किसने, तो ये इनका कहाँ है बर्थ प्लेस, वो आएगा आपका, बताइए जरा, आप ही लोग बताइए, इंग्लैंड, बिल्कुल सही, इंग्लैंड में कहा, इंग्लैंड में कहा 1840 में, कहा होता है, कुछ याद है, बताइए जल्दी से। रचना मैडम प्लीज म्यूट योर माइक, अच्छा रचना प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना माइक, हो सकता है किसी को डिस्टर्ब हो रहा, बट रचना इज ऑलरेडी म्यूट। नहीं 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 नहीं, हाँ वेसेक्स तो है, लेकिन इनका जन्म वहां कहाँ होता है, इंग्लैंड में कौन सी जगह है, स्टिलफोर्ड डॉर्सेट, बताया था ना जब लिखाया था आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो मैं स्लो कर देती हूँ स्पीड को। व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज हार्डीज मोस्ट इंटरेस्टेड इन, कहने का तात्पर्य है कि हार्डी जी का जो लिखने का जो तरीका था, व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग, कौन सा फॉर्म उनका लिखने में मोस्ट इंटरेस्टेड इन, तो वो किस चीज में लिखना ज्यादा पसंद करते थे हार्डी जी, तो आपको पता है वो अपने आप को बोलते ही थे कि मैं क्या हूं, एक पोइट हूं, है ना, पोइट्री को, तो आप लिखेंगे पोइट्री, पोइट्री इज द राइट आंसर। 13 पे चलते हैं, विच साइंटिफिक थियरी, कौन सी साइंटिफिक थियरी हार्डी ने एक्सेप्ट करी, स्वीकार करी, आफ्टर अबैंडनिंग क्रिश्चियनिटी, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को त्याग दिया था, उसके बाद उन्होंने कौन से साइंटिफिक थियरी, क्योंकि ये तो साइंटिफिक थियरी थी जिसको इन्होंने अपनाया था, तो साइंटिफिक से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इवोल्यूशन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, डी इज द राइट आंसर, उन्होंने इवोल्यूशन की थियरी को अपना लिया था कि जो इन संसार में पैदा हुआ है वो जैसे जैसे इवॉल्व होगा, जो समय होगा उसके अनुसार ही वो ढलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देन इज योर 14th क्वेश्चन पेपर। हेलो मैम, मैम कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है पेपर है ये, दिस इज प्रैक्टिस सेट 16, ओके मैम। मैंने आप लोगों को, क्लास कब शुरू हुई, क्लास अभी 2-3 मिनट ही पहले शुरू हुई है, डोंट वरी अबाउट इट हरीश, अभी हम 14 क्वेश्चन पे गए हैं तो उस अकॉर्डिंग क्लास शुरू हुई है। दिस इज प्रैक्टिस सेट 16 नॉट 13, 16 प्रैक्टिस सेट, मैंने आप लोगों को मेंशन भी किया था क्योंकि 16 प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ था, which was supposed to do yesterday but due to somehow some reasons I couldn't, तो आज इसको कर रहे हैं and tomorrow we will move on to first। बहुत से लोगों ने मुझे कहा फर्स्ट का डाल दीजिए आप क्या आंसर की, 10:30 तो अब हो रहे हैं, बिल्कुल हरीश आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा लाइट ना चली जाए तो आपका आज भी रुक जाएगा, इस वजह से मैंने 15-10 मिनट पहले ले ली क्लास, so please don't mind it, already I have given the message, although it is, किस में लाइव होगी, ओहो कई बच्चे लाइव नहीं समझ पा रहे, जस्ट अ मिनट, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। सुनील प्रैक्टिस सेट वाले ऐप में आओ, आप टीचमेंट ऐप में प्रैक्टिस सेट वाले ऐप को खोलो, उसमें आओ लाइव, मैं आ रहा हूँ, यस मैम, यस मैम, मुझे मैसेज बहुत देर में मिला,
ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तेरा क्वेश्चन आप चाहते हो तो मैं रिवाइज करा देती हूँ, इट्स अप टू यू, यू डिसाइड इट योरसेल्फ। तो अब ये कहता है कि टू whom does Hencher entrust this letter? कल भी मैंने जब जब हम पढ़ रहे थे लुसिटा वाला, तो उसमें प्रश्न ये था, somebody's mic is open, please off your mic. वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। somebody is saying clear है, somebody is saying it's not clear. मैम वॉइस क्लियर है। चलो मैंने वो ऑफ कर दिया, फैन ऑफ कर दिया। अब देखो, अब देखो, अब बताओ जल्दी से। माइक का इश्यू आ ही रहा है, माइक सही लेना है। क्लियर है मैम। माइक एक्चुअली ई को पता क्यों आ रही है, किसी का माइक और भी खुला है। somebody's mic is open, if I will open definitely it will echo, echo होगी ना मैम मैम मैंने जो हेलो हाँ? मैम आप सुन रहे हो हमें? मैम मैंने जो प्रैक्टिस सेट आज प्रिंट आउट लिया था ना 16 वाला, वो तो है नहीं, ये तो दूसरा है। मैंने प्रिंट आउट निकाला था उसका। किसका? प्रैक्टिस सेट 16 का। हाँ हाँ, इसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं मैम हुआ है। क्या कह रहे हो? मैम उसमें ये क्वेश्चन मेंशन नहीं है जो प्रैक्टिस सेट 16 था, जो निकाला मैंने आज। क्यों? ये प्रैक्टिस सेट 16 प्रैक्टिस सेट तो मैंने कब का दे दिया आप लोगों को। ये जो 16 प्रैक्टिस सेट है, इसकी आंसर की भी दे रखी है। पहला वाला मैंने आपको बहुत देर में दिया, क्योंकि पहले दो जो थे वो प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस जो दिखे हैं वो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस थे, तो इसलिए उसको मैंने दोबारा से नया बनाया है। इज दिस हरीश? हु इज स्पीकिंग दिस? मे आई नो हु इज दिस? मैम जो मैंने निकाला तो प्रैक्टिस सेट 16 ना, उसमें ये क्वेश्चन मेंशन नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ ये। अगर आपने ना ये वाला नहीं निकाला, मैंने इसीलिए इतने दिन से रोज मैसेज कर रही हूँ कि मैं 16 प्रैक्टिस सेट को कराऊंगी, 16 प्रैक्टिस सेट को कराऊंगी, है ना? हेलो तो शिवा, योर माइक इज ओपन, प्लीज म्यूट योर मिक। हेलो शिवा, शिवा गौर, मिक को बंद करिए, आपका ओपन है। हेलो देखिए, हेलो मैम। आपको जिसने भी ये 16 नहीं निकाला, तो अभी तो फिलहाल जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ यहीं से टैली ऑन कीजिए, उसके बाद आप कल इसको निकाल लीजिएगा प्रैक्टिस सेट, बिकॉज आंसर की इज ऑल्सो अवेलेबल। आई हैव गिवन द आंसर की एज वेल, है ना? ओके, shall I move on? Shall I move Yes, on? ma'am. Yes, ma'am. Shall I move on? Yes, ma'am. I think otherwise it will take a lot of time then. Okay, so I'm starting again then. यहां से चलते हैं। अब ये कहता है कि हैंचर जो है उसको सबसे ज्यादा किस पे भरोसा था? हाँ हाँ, बता दो, ठीक है। तो ये हैंचर को किस पे ज्यादा भरोसा था कि उसने लुसिटा का जो लेटर था वो किसके हाथ में सौंप दिया? तो बिल्कुल सही, ही वॉज योर जोशुआ जॉब। जोशुआ जॉब, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज हेंचर्स डाइंग विश? जब हेंचर्ड मरने वाला होता है तो उसकी क्या इच्छा होती है? वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे भूल जाए, टू बी फॉरगेटेन। ये उसकी मरने के बाद की इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो लोग मुझे भी भूल जाए, ठीक है? नेक्स्ट है, दिस इज द पैसेज। मैं आगे आऊंगी तो इट विल, थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप जूम करके पैसेज को मैं बोल रही हूँ, आप पैसेज को समझिए, ठीक है? आगे आऊंगी तो ये आपको दिखता नहीं रहेगा, जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो मैं आपको वहां पर लिख दूंगी। देखिए, पैसेज में है, मनी वॉज अ बिग वरी। Money was a big worry
अब देखिए क्लियर है? देखिए, मनी वॉज अ बिग वरी, मतलब पैसा बहुत बड़ी चिंता थी। When a check was delayed, जब चेक थोड़ा आने में देरी होती थी, it caused all kinds of embarrassment for me. मेरे लिए हर प्रकार की क्या हो जाती थी? शर्म वाली बात हो जाती थी। एम्बैरसिंग का मतलब होता है शर्मदार, शर्म। माई बजट वॉज प्रिसाइसली फ्रेम्ड, मेरा जो बजट था वो बिल्कुल प्रिसाइसली, बड़ा कंसाइज करके उसको मैंने फ्रेम किया था कि भाई जो मेरा पैसा आएगा मुझे उस हिसाब से चलना है। ठीक है, मतलब इतना सा भी इधर उधर नहीं कर सकता, पैसेज कह रहा है। आई हैड to find money to pay for my share of the expenses at home, also for face powder or soap that my wife would ask for me. अब जो मेरे पैसे थे, जो मेरा खर्चा था, घर का जो पैसा आता था मेरे पास, इतना तंग था कि मुझे उस पे घर का खर्चा भी चलाना होता था, जिसमें से कि मुझे अपनी बीवी को फेस पाउडर भी लाना होता था, वो कभी कुछ साबुन मांग ले तो उसके पैसे भी देने होते थे। ठीक है, अगर कुछ मांग ले। I grandly promised her even a sari and bought her a green one on the credit costing about 60 rupees. यहां तक समझो। कहता है कि मैंने उसको बड़े ही शौक से, ग्रैंडली का मतलब है बड़े शौक से, मैंने उसको क्या कर दिया, एक साड़ी के लिए भी ऑफर दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीदूंगा, उतनी तंगी में भी। ठीक है, और मैंने उसके लिए हरे रंग की एक साड़ी खरीद ली, वो भी उधार पे, क्रेडिट पे, उधार पे, अबाउट 60 रुपीज, जो कि 60 रुपए की थी। द शॉप मैन agreeing to take installments of 10 rupees on the 4th of every month. अब शॉपकीपर जो था वो हर महीने की 4 तारीख को वो पैसे लेने के लिए क्या करता था, आता था, हर महीने किस्त लेने, इंस्टॉलमेंट लेने, 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट हुआ करती थी। इफ आई हैव डिलेड, a bill collector would appear on the morning of the 6th at our gate demanding the installment. यदि सपोज मैं वो पैसा देने में असमर्थ हो जाता, इंस्टॉलमेंट जो 4 तारीख की है अगर मैं थोड़ी देर कर देता, तो महीने की 6 तारीख को उनका ही कैशियर, पैसा लेने वाला, कलेक्ट करने वाला, इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करने वाला मेरे घर पे आ जाता। He was a tall, gaunt man. Gaunt का मतलब होता है weak. Weak का मतलब होता है दुर्बल। दुर्बल का सा मतलब लीन, पतला दुबला, पतला दुबला, लीन एंड थिन जिसे हम कहते हैं। With shrunken cheeks, जिसके गाल बिल्कुल चिपके हुए थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड the expressionless face of a corpse, और उसका जो फेस था उसमें कोई भाव नहीं थे, जैसे कि एक मरा हुआ, जैसे एक लाश होती है, जिंदा लाश, वो समझ लो, कॉर्प्स को कहते हैं लाश। तो वो इंसान मेरे घर कलेक्ट करने आता है पैसे। When I heard the clicking of the gate latch, I would tell myself, here it comes, my lord, echoing Hamlet. कहता है कि जैसे ही मैंने सुना मेरे दरवाजे का लैच, लैच का मतलब होती है कुंडी, खटखटाई उसने, और उसने बोला, और मैं सोच ही रहा था, आई वुड टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही बोल रहा था, तब तक मुझे आवाज आती है इकोइंग, इको करते हुए, हैमलेट, हैमलेट। आई रश्ड forward to stop him before my wife or anyone else could see him. और मैं भाग के जाता कि जिससे पहले कि मेरी वाइफ या कोई और मेरा घर का सदस्य उसको ना मिल ले या उसको ना देख ले। And turned him back with soft words, promises, and a small tip of coffee until I liquidated this debt. लिक्विडेटेड का मतलब होता है, पहले इसको लिक्विडेटेड का मतलब देख लो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। लिक्विडेट का मतलब होता है चुकाना, कर्ज चुकाना, क्योंकि डेथ भी है ना, डेथ का मतलब होता है कर्ज।
तो वो कहता है कि मैं क्या करता, मैं बड़ी मुश्किल बड़ी भाग दौड़ करके मैं गया, मैंने बड़ी पोलाइट तरीके से सॉफ्ट नरम आवाज में उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, और मैंने उसको ऑफर भी किया कि चलो तुम एक कप कॉफी पी लो मेरे साथ, ठीक है, अंतिल तब तक जब तक कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका ना सकूं। I felt guilty whenever I saw my wife in the green sari, as if I had given her a stolen present. वो कहता है मेरे को बहुत ज्यादा अपने आप में पछतावा होता जब कभी भी मेरी बीवी वो साड़ी पहन के मेरे सामने आती, कि मुझे ये लगता कि इससे अच्छा होता कि मैं इसको चोरी करके ही एक साड़ी दे देता। मतलब वो कर्ज नहीं दे पा रहा था, एंड ही प्रॉमिस्ड हिज वाइफ टू गिव दैट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 12th क्वेश्चन पूछ रहे हो, 12th का पोइट्री आएगा आशा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली वॉज, देखिए हमें इस पूरे पैसेज में ये तो नहीं बताया गया कि फैमिली की कंडीशन कैसी थी, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान पे क्या लगा है, प्रॉमिसिंग भी नहीं कह सकते, कंफर्टेबल भी नहीं कह सकते, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं प्रीकैरियस। हाँ, उसकी पोइट्री है 12th का। तो प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेहजनक। हमें ये नहीं पता इनके घर की सिचुएशन कैसी है पैसेज के अनुसार। इसके बाद 17 पे चलते हैं। माई बजट वॉज प्रिसाइजली फ्रेम, मतलब मेरा बजट जो था पूरी तरीके से इस तरीके से फ्रेम किया गया था। मीन्स दैट, क्या मतलब है इसका, कि उसके पास क्या थे, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेस थे। लिमिटेड का मतलब है कि हाथ तंग था, बड़ा सोच सोच के खर्च करना पड़ता था। नेक्स्ट है 18 को देख लेते हैं। वाई वॉज क्रेडिट टेकन, क्रेडिट उसने किस चीज के लिए लिया था, उसने एक साड़ी खरीदने के लिए क्रेडिट लिया था। आप चेक कर लीजिएगा आपका कैसा आ रहा है आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 19 पे। What does gaunt mean? गॉन्ट का मतलब क्या होता है, गॉन्ट का मतलब होता है दुर्बल, लीन, वीक, लीन, दुबला पतला, ठीक है। इसको हम वीक भी कहते हैं इंग्लिश में, कमजोर। नेक्स्ट 20 का क्वेश्चन देखिए। When the bill collector came, the narrator would, जैसे ही बिल कलेक्टर आया तो नरेटर को क्या हुआ, तो नरेटर क्या होता है, बहुत ज्यादा पैनिकली, पैनिकली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है उसको, ही फील पैनिकली, घबराहट। तो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद चलते हैं 21 पे। हाउ डज द राइटर, आप देखो कितने क्वेश्चन आए, ये बिहार में एग्जाम हुआ था, वहां का क्वेश्चन पेपर है, टीजीटी में पूछा गया है, तो उसमें इतने क्वेश्चंस बन के आए थे। हाउ डज द राइटर फेंड ऑफ द क्रेडिटर, अब फेंड ऑफ का मतलब होता है रोकना, फेंड ऑफ का मतलब होता है रोकना। उसने क्रेडिटर लेने वाले को, कर्ज लेने वाले को कैसे रोका, तो उसने उसको ऑफर किया, इसको आप कह सकते हैं बाय प्लेसेटिंग हिम विद प्रोमिसेस। प्लेसेटिंग का मतलब क्या होता है, प्लेसेट का मतलब होता है कि, या एक मिनट, एक क्वेश्चन कहा, हाँ हाँ ठीक है, सेंड ऑफ, ठीक है, रोकना। तो उसने प्लेसेट, प्लेसेट का मतलब होता है शांत करना, शांत करना। तो उसने उसको शांत किया और प्रॉमिस किया कि भाई वादा किया कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, करेक्ट। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 22। लिक्विडेटिंग अ डेब्ट मींस व्हाट, लिक्विडेटिंग का मतलब होता है कर्ज चुकाना। इसका मतलब क्या होता है, ये तो मैंने बोल ही दिया, कर्ज चुकाना, तो आप बता सकते हैं क्लियरिंग ऑफ अ डेब्ट, मतलब कर्ज को चुकाना। इसके बाद 23 पे आ जाओ, ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। तो अब इसमें कहता है आई एम वेरी हैप्पी,
अब आपको देखना है यहां पर क्या चीज फिल होगी, ठीक। आई एम वेरी हैप्पी डैश इन इंडिया, आई मिस इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट। देखो, आई एम वेरी हैप्पी टू लिव इंडिया नहीं, टू हैव लिव इंडिया। देखो यही तो बात है, टू के साथ हैव, इन्फिनिटिव वर्ब। वो कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इंडिया में रहा। आई वुड, वो कहता है ना हैप्पी टू हैव इन इंडिया, कि मैं इंडिया में रहा। आई मिस इंडिया, मतलब मैं इंडिया को क्या करता हूं, मिस करता हूं। विच वन ऑफ द, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव लिव्ड इन इंडिया, कि मैं काश इंडिया में रहता। टू हैव लिव्ड क्या जाएगा यहाँ पर, बी, सी नहीं आएगा। टू बी लिविंग नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा इसमें। टू के साथ इन्फिनेटिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इन्होंने टेंस से पूछा है, ये क्वेश्चन को टेंस से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए समझ में आया कि नहीं आया सबको? जल्दी से क्लियर करें सो दैट आई कैन मूव ऑन। जल्दी बताइए। ओके, 24th पे चलते हैं। 24th है, आई अराइव डैश द स्टेशन, डैश अ टैक्सी। आई अराइव टू द स्टेशन बाय द टैक्सी, बिल्कुल सही बन रहा है। आई अराइव एट द स्टेशन इन अ टैक्सी, ये भी सही बैठ रहा है। आई अराइव एट द स्टेशन बाय अ टैक्सी, तो ये सब सही बैठ रहे हैं, ये तीनों के तीनों सही बैठते हैं, तो इसलिए हम ये ऑप्शन लिख सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। इनमें ये सारे फ्रेम हो रहे हैं, तो ऑप्शन उसने दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ई तो उसने दिया है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि ये भी सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है, तो एक से ज्यादा आंसर सही है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज इन्फॉर्म मी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव ऑन? आगे बढ़े, चलो 25 क्वेश्चन को देखते हैं। योर कंडक्ट वॉज नॉट कंसिस्ट, ठीक है। योर कंडक्ट वॉज नॉट कंसिस्टेंट डैश योर यूजुअल पोलाइटनेस। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा जो कंडक्ट था, तुम्हारा जो व्यवहार था, वॉज नॉट कंसिस्टेंट, वो एक जैसा नहीं था, डैश योर यूजुअल पोलाइटनेस, जिस प्रकार से तुम आम तौर पे पोलाइटनेस रहते हो उस हिसाब के साथ नहीं था। तो विद क्या जाएगा यहां पर, योर कंडक्ट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद यूर, तुम्हारे रोज जो तुम्हारी पोलाइटनेस है, जो तुम्हारी आम तौर की जो तुम्हारी विनम्रता है, उसके साथ तुम्हारा जो कंडक्ट था, तुम्हारा जो बिहेवियर था और जो कंसिस्टेंट था, वो नहीं था। तो व्हाट विल बी द आंसर? विद। सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? इज दैट क्लियर? बताते रहिएगा, जहां ना आए तो पूछ भी लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब ये इन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दे दिया, एग्रीमेंट से दे दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टूडेंट्स राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। अब आपको पता है, जब राहुल भी लगा है और एंड से जुड़ा है और उसका दोस्त जुड़ा है, तो दो चीज है और एंड से जुड़ रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ाया होगा आप सभी को, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो वर्ब लगेगी वो बहुवचन लगेगी। तो राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वेयर ऑल्सो इन्वाइटेड, उन्हें भी इन्वाइट किया गया था। वेयर, सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 27th। स्टूडेंट्स डैश में मीट द प्रिंसिपल बिटवीन 10 AM एंड 11 AM। अब ये बोला जा रहा है कि भाई बच्चे मिलेंगे, है ना,
तो वो बच्चे जो है वो क्या है, पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो प्रिंसिपल से मिलेंगे। कब मिलेंगे? 10 AM या फिर 11 AM। बिल्कुल सही, मे का प्रयोग करेंगे तो मिलेंगे, पॉसिबिलिटी में। माइट इसलिए नहीं है क्योंकि माइट का प्रेजेंट, माइट हम कब लगाते हैं? जब पास्ट में हो जाता है। यू माइट हैव डन दिस, तुमने ये काम किया होगा, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम कर सकते हो, यू मे डू दिस। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। 28 पे चलते हैं। डैश यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज। अब वो कह रहा है कि डैश यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज। बिल्कुल सही, क्या तुम, विल यू, विल का प्रयोग, फ्यूचर, क्या तुम ये कर दोगे, हम विल का प्रयोग करते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल सही, विल यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज, क्या तुम लाइट खोल दोगे प्लीज। इसके बाद है 29, द सिनोनिम फॉर इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली पहले इनएक्सोरेबल का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका सिनोनिम बना पाएंगे। उसको कहते हैं बड़ा कठोर, निर्दयी। इनएक्सोरेबल को कहते हैं कठोर, क्रूअल, हार्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड, ठीक है ना, निर्दयी, रिलेंटलेस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, निर्दयी। ठीक है, तो इनएक्सोरेबल का जो यहां पर जो मतलब बनेगा, दैट विल बी योर रिलेंटलेस, बिल्कुल सही, रिलेंटलेस, इसका मतलब यही होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 30 पे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है माफ कर देना, कहते हैं ना भाई, माफ कर देना। माफ करना, एमनेस्टी। हम कहते हैं ना दुश्मनी नहीं होनी, है ना, तो उसको हम कहते हैं भाई क्या कहते हैं उसको, सद्भावना, या आप कह सकते हो क्षमा करना, है ना। तो यहां पर इसका बनेगा पार्डन। क्या बनेगा? पार्डन, क्योंकि सिनोनिम पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एपेक्स। एपेक्स को हम कहते हैं चोटी, पीक। पीक आएगा ना, ये शायद कराए भी है मैंने वो कैब में। सी कौन बोल रहा है? क्वालिफाइड नहीं होगा। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है बिल्कुल हाइट, बिल्कुल चोटी पे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? बता दीजिए एक बार, इफ दिस क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बैरोक। बैरोक का मतलब क्या होता है? बैरोक एक कला है। बैरोक को कहते हैं कला, सुंदर कला कह दो, स्टाइल, इसको हम कहते हैं स्टाइल। व्हाट यू कॉल इट? स्टाइल, लिख लीजिए। सुंदर कला कह सकते हो, कला या सुंदर कला, बड़ी ब्यूटीफुल आर्ट इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, स्टॉमी कौन बोल रहा है? बी तो नहीं आएगा, बी गलत है, आपको मैं बता देती हूँ। विंडिक्टिव का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जेलस, ईर्ष्यालु, जिसको हम कहते हैं जेलस, एनवियोस, कई इसके सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, लेकिन एनवियोस यहां नहीं दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, प्रतिशोध कह सकते हैं, बदले की भावना, बदला लेना, रिवेंज, ईर्ष्या रखना। ठीक है, नेक्स्ट है टम्यूल्टस। टम्यूल्टस, टम्यूल्टस का मतलब क्या होता है? टम्यूल्टस का मतलब होता है बिल्कुल अशांत। ट्यूमल्ट को टर्बुलेंस से भी लगा सकते हैं हम, बिल्कुल डिस्टर्बेंस, अशांत होना, तो उसको हम कह सकते हैं कॉजिंग डिस्टर्बेंस, बार बार डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट इज नोन एज ट्यूमुलस। नेक्स्ट चलते हैं 35 पे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि देखो
इसको तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। जैसे कभी भी सपोज आ गया, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, तो इसलिए थोड़ा सा आप कर लीजिए याद। फिर भी मैं आप लोगों को एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं। यदि सपोज आप में से कई बच्चों का सिनोनिम्स एंटोनिम्स वीक है, वोकैबुलरी यदि वीक है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप एग्जाम में उस सेक्शन को कवर अप ज्यादा कर लीजिए, अपना एक पार्ट को ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपने 50 नंबर के क्वेश्चंस करने हैं। 50 में अगर मैं 30 भी मान के चलूं, इफ आई से इसके 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर लिटरेचर and suppose 20 comes from your language, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो 30 जो लिटरेचर का है, तो 30 में 25 प्लस तो आप लिटरेचर को कवर कीजिए, ठीक है। मैम ग्रामर सही से नहीं आती, कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप उधर फोकस ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रामर के ज्यादा से ज्यादा 15 और 20 का टारगेट मान के चल लो, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दिया, तो क्वेश्चन ऑफ number of questions could be increased, because it could be 4 or 5 questions regarding your comprehension. So on that basis only I'm saying that it could be 20 or 15, not more than that. क्योंकि ग्रामर का इतना ठीक है, ग्रामर तो वैसे भी आपने पढ़ानी है, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो इसलिए ग्रामर के क्वेश्चंस देने भी मैंडेटरी हो जाते हैं। लेकिन 15 to 20 क्वेश्चंस में अगर आप 10 प्लस भी करते हो, या मैं बोलूं 15 इन ऑल अगर करते हो, 10 प्लस का लगा के चलते हैं, तो 10 प्लस में आप किस किस को कवर कर लो। यदि आपको लगता है मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप फोकस किस पे कीजिए, जो बेसिक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्ट्रॉन्ग करके जाइए, उसका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का आप सही करके जाइए, प्रेपोजिशन आप सही पढ़ के जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ठीक आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चंस जिससे बनते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आर्टिकल से क्वेश्चंस बन के आते हैं, वर्ब से आते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं ज्यादातर। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है, तो ऑन दैट बेसिस आल्सो यू कैन improve your, if you do these things then you can skip 2-3 questions of antonyms and synonyms as well. एरर तो इसी से आएगा सुनीता, एरर इसी से आता है ज्यादातर। एरर आपके पार्टे स्पॉट द एरर उससे आ जाता है, एक्टिव पैसिव से आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ जाता है, आर्टिकल से आ जाता है, राइट, और आपके प्रपोजिशन से आ जाता है, प्रपोजिशन से आता है। लेकिन आपके केस में मैं जो देखती हूँ, जैसे आपका जो LT का एग्जाम है टीचिंग का, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एरर से, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नाउन्स, मतलब नाउन्स का नंबर जेंडर नहीं, नंबर ऑफ नाउन्स, है ना। तो उस पे पूछा जाता है, पैसिव एक्टिव पे पूछा जाता है, और आपका ज्यादातर इसमें आता है टेंस, फिगर ऑफ स्पीच, यस डेफिनेटली फिगर ऑफ स्पीच तो आएगी, और उसमें आपका वो भी आता है, फिगर ऑफ स्पीच इज समथिंग डिफरेंट दैट यू डोंट काउंट, बट फिगर ऑफ स्पीच भी आपका इसी में डाला है, ग्रामर वाले सेक्शन में डाला है। तो जो क्वेश्चंस है फिगर ऑफ स्पीच के, वहां से भी आप कवर अप कर सकते हो। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। अगर आप 5 क्वेश्चन अगर इधर नहीं आ पा रहे, तो 5 के लिए कहीं और लड़ो। तरीका ये है, स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स सिनोनिम्स के नहीं पढ़ पा रहे, आपको लगता है मुझे इसमें मैं वीक हूं, तो आप अपना स्ट्रॉन्ग, जिधर आपको स्ट्रॉन्गनेस लगती है उस चीज को आप ज्यादा कवर अप करो। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं, तो जैसे ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स को काट के फिर आप सब्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, सब्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लो। सब्स्टिट्यूशन तो याद भी हो जाते हैं, उन्हें रटने की भी जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही याद हो जाते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके बाद चलते हैं। अब बताओ, जाउंस। जाउंस इज एन यूफेमिनिज्म, यूफेमिज्म फॉर, यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? क्रोध सूचक शब्द है ये। और आपको याद भी होगा, जब हम यूफेमिज्म पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया, मतलब उसको बिल्कुल आपको ऐसा नहीं दिखाया जाता, उसकी जगह पे थोड़ा सा उसको अच्छे ढंग से बोला जाता है, जो बिल्कुल हार्श ना लगे।
तो अगर हम बात करें जोन्स की, तो जोन्स को हम बिल्कुल क्रोध, तो इसको हम कहते हैं गॉड्स वोन्स। इसको क्या कहते हैं? गॉड्स वोन्स। ठीक है, तो ये जोन इज एन यूफेमिनिज्म फॉर दैट इज योर गॉड्स वोन्स, मतलब कि क्रोधवाचक शब्द है। अब इसको तुमने थोड़ा सा ऐसे बोलना है कि है तो बुरा, लेकिन उसको थोड़ा सा दिखाना ऐसे है वो जो ज्यादा अभद्र ना लगे, क्योंकि भगवान के बोले हुए अपशब्द, इस तरीके से। घाव समझ में आ गया? क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बताते भी रहे साथ साथ प्लीज। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, अब ये सब्स्टिट्यूशन से आ गया कि आर्ट, ये बिल्कुल सही है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट 37 पे चलते हैं। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो आपको पता ही है, ऑटोनॉमस कहते हैं ना, तो वो हो जाएगी आपकी ऑटोनॉमी। सेल्फ का मतलब है ऑटो, नॉमी मतलब खुद गवर्न करना, तो ऑटोनॉमी। ठीक है, एक ऑटोक्रेसी तो उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप को कहते हैं ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। एंड व्हाट इज डिक्टेटरशिप? जैसे हिटलर ने किया, मेरा ही रूल चले सब जगह, दैट इज डिक्टेटरशिप, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोक्रेसी, मैं अकेला चलाऊं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हमने खुद बनाई है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? मूव ऑन। इसके बाद है 38, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, खाना खाने के बाद एक छोटा सा जो ब्रेक लेते हैं सोने के लिए, नैप जिसे हम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी लोग, दैट इज सिस्ता, उसको हम बोलते हैं सिस्ता, SIESTA, सिस्ता, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। As I had hurt my eye, I had to go to, क्योंकि मेरी आंख पे चोट लग गई है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, तो आंख के डॉक्टर को आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, सभी लोग सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑक्यूलिस्ट। आप भी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको क्या बोलोगे? ऑक्यूलिस्ट। डिड आई लेफ्ट सम क्वेश्चन? ऑक्यूलिस्ट, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा मुझे ऐसा लगता है, 39 छूटा है शायद, वही मैं बोलूं, कुछ क्वेश्चन तो छूटा है। यस मैम, ये 39। नहीं करा हमने, हाँ 39 करो पहले। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, कहने का मतलब है डरे हुए ग्रुप, हर्ड का मतलब है ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप है और एकदम डरे हुए हैं, डरने से वो भाग रहे हैं। तो भीड़ जब एकदम भागती है, जैसे कहीं कह दिया है कि यहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत भीड़ है, और भीड़ को बोल दिया यहाँ ब्लास्ट है, बॉम्ब है यहाँ रखा, तो बॉम्ब अपनी जान बचाने के लिए वो भागेंगे। तो वो क्राउड जब भागेगा, तो यहाँ पर हर्ड दे दिया है, वो भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, तो भागते हैं, तो भीड़ है, भगदड़ मचना, दैट इज कॉल्ड एज, इसको भगदड़ कहेंगे, सडन रनिंग, स्टैम्पीड। क्या कहोगे? बिल्कुल सही है, जिसने भी लिखा है, अफरा तफरी कह दो या भगदड़ कह दो, अफरा तफरी, या आप कह सकते हैं भगदड़। ठीक है, इज दिस क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 40 भी है, 40 अच्छा मैंने बता ही दिया, 40 देख लेते एक बार और। हाँ, तो किसको दिखाएंगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, अगर आंख में कहीं चोट है तो आंख के ही डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और आंख के डॉक्टर को क्या कहते हैं? एन ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल बी योर साइकियाट्रिस्ट? किसी ने साइकियाट्रिस्ट तो नहीं लिखा, साइकियाट्रिस्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट कौन है? साइको, जो साइकोलॉजी पढ़े, मनोविज्ञान, मनोवृत्ति पढ़े इंसान की। चलिए 41 और 42, अब यहां पर आपको देखना है, चूज द ऑप्शन इन द विच वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड। अब आपको यहां देखना है, हाँ आपने यहां पर देखना है कि कौन सा वॉइस यहां पर बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया है। तो अब आपको देखना है, पहला क्वेश्चन है, जैसे
फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। क्वेश्चन ये है भाई, देख लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। विजिबल नहीं हो वीडियो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, विजिबिलिटी तो पूरी दिख रही है भाई। बताइए सभी लोग, विजिबल है ब्लैक बोर्ड या नहीं है? रविता एंड मोनिका। यस मैम, विजिबिलिटी कंप्लीट है। ठीक है ना? हाँ, वो कहीं आपका नेटवर्क होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई थिंक नाउ द ब्राइटनेस इज फाइन। हाँ बनाइए। आपको क्या लगता है? आपको पहले ये पता होना चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड। अगर आप याद करें तो मैंने पैसिव बताया है, इसको पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड। ब्लर हो रहा है कभी कभी, अब ब्लर हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। आज मौसम खराब है ना, लाइट गई नहीं, बस ये शुक्र मनाओ अभी हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। लाइट रहनी चाहिए क्योंकि इन्वर्टर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा अभी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब पैसिव फॉर्म में यू आर रिक्वेस्टेड हम तब लिखते हैं जब कोई भी सेंटेंस क्या हो, इम्पेरेटिव हो। क्या हो? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव हो, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है। अब आपको इसको एक्टिव वॉइस में देखना है। एक्टिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं हम? याद रखिए, कब लगाते हैं हम? हाँ हाँ बताइए थोड़ा सा। जब हम बोलते हैं प्लीज क्लोज द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, तो वो उसका पैसिव फॉर्म आएगा। बिल्कुल, तो प्लीज क्लोज द डोर, ये इसका सही फॉर्म है। समझ में आ गया? क्योंकि ये इसका एक्टिव है और ये जो बना रखा इन्होंने ये पैसिव है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो यू प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज आएगा, तो हम प्लीज को हटा देते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं इंपेरेटिव में तो हम बोलते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। इज दैट क्लियर? क्लियर है? 42 पे चलिए। कमल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कमल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कमल गाना गा रहा है। तो ये इसकी एक्टिव है, दिस इज एक्टिव, ठीक है। अब हमें इसको पैसिव करना है, वी हैव टू डू इट इन अ पैसिव। तो पैसिव कैसे बनेगी? पैसिव कैसी बनेगी? तो इसकी पैसिव क्या बन जाएगी? हम लगाएंगे, जैसे हम लगा देते हैं सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये रूल है, आप इसको, चाहे ब्लर हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, अब ठीक होगा। सिंग संग संग, अभी रुकिए, पहले फॉर्मेट देख लीजिए। सब्जेक्ट लिखिए, फिर अगर इज है, एम है या आर है, इन तीनों में से जो भी होगा वो लगाओगे। फिर बीइंग लगेगा, BEING, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये रूल है। फिर बाई लगेगा, फिर क्या लगता है? फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कमल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहां सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अ सॉन्ग इज बीइंग sung by कमल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक्चुअली ये गलत है। अ सॉन्ग इज sung, अ सॉन्ग इज बीइंग sung, ये गलत है। बाई लगाओ यहाँ, ठीक है, तो बाई लग जाएगा। यहाँ पर एरर है, ऑफ की जगह बाई आना चाहिए। तो ये बन गया आपका ए, अ सॉन्ग इज sung by कमल। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताएं प्लीज। वॉइस क्लियर हुई? एक्टिव पैसिव है ये? क्लियर है मैम, क्लियर है। समझ में आ गया सबको? सबको सबको, एवरी वन ऑफ यू। यस, Concept should be clear to all of you. Next, moving on to the third one. 43 पे चलते हैं। Who taught you grammar? The correct sentence in passive voice. Actually ये तो एक्टिव में है। Who taught you grammar? तुम्हें ग्रामर किसने सिखाई? अब तुम्हें इसकी पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे? याद रखिए हमेशा, तुम्हें किसने सिखाया, किसके द्वारा। तो हम वहां हमेशा प्रयोग किसका करते हैं? बाय हुम। या ध्यान देने की बात है,
वहां हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा, तो बाय होम। ये प्रश्नवाचक, जब हम इंटरोगेटिव पढ़ते हैं हम तब इस चीज को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद वेयर वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेयर वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, अब आपका क्या आ जाएगा, बाय होम वेयर यू टॉट ग्रामर, किसके द्वारा तुम्हें ग्रामर पढ़ाई गई, तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई, तो दैट मीन्स तुमने किससे पढ़ा, बाय होम। आ रही बात समझ में कि नहीं, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आप ये रूल याद रखते हैं तो आप बहुत आसानी से ग्रामर को समझ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 44। They saw him climbing over the fence. In passive voice, ये पैसिव में है। The sentence in passive voice for the following, हाँ ये तो सॉरी एक्टिव में है, ये पैसिव में तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि बाय लगा ही नहीं है यहाँ। ठीक, अब ये एक्टिव में है, इसको आपने पैसिव में बनाना है कि दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, उन्होंने उसको फेंस मतलब दीवार के ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो क्या आना चाहिए आपके आंसर, क्या होता है, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। बिल्कुल सही है। कितने लोग कह रहे हैं कि ही वॉज सीन, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। समझ में आ गया कि नहीं, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, क्योंकि ही वॉज सीन हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वॉज वेयर लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और अदर ऑब्जेक्ट लगा दिया। 45 पे चलते हैं। मैम इसमें देम नहीं आएगा, देम नहीं का दे की जगह देम नहीं आएगा। किसमें, पीछे वाले में? यस मैम। वैन नहीं लगाएंगे हम, वैन दिया ही नहीं है इसमें। देम देम दे का देम हो जाएगा ना मैम। क्या कह रहे हैं, देम हो जाएगा ना, देम। रुको रुको एक मिनट। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज ध्यान दीजिए, somebody, people, they, अगर इनसे कोई सेंटेंस, अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको लगाने की जरूरत नहीं होती, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो वैसे भी देखा जाए, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, उसको फेंस में चढ़ते हुए देखा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है किसी के द्वारा देखा गया होगा। तो जब somebody आता है, someone आता है, people आता है, they आता है, तो हम वहां पर इनको हटा देते हैं इन दी ऑब्जेक्ट फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया? मैम तो आज दिस हम देम भी, मैम देम भी लगा सकते हैं क्या, यदि हम ही वाज द क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाय देम। देखिए, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में दो में से एक ऑप्शन देगा, वैसे तो रूल ये है कि दम लगेगा ही नहीं, तो जब लगेगा ही नहीं तो फिर क्यों लगाओगे आप? इफ देयर इज अ रूल दैट वी अवॉइड दम, हम उनको अवॉइड करते हैं, तो हम उसको क्यों लगाएंगे? ग्रामर में तो रूल चलता है ना भाई, ग्रामर इज वर्कड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो रूल ही नियम है भाई कि दम लगेगा ही नहीं। अगर मैंने बोला somebody called you, if I said somebody called you, तो यहां हम बना देंगे you were called, तुम्हें बुलाया गया था। somebody नहीं लगाओगे, इट्स नॉट इन अ रूल, तुम somebody नहीं लगाओगे, people आता है people नहीं लगाओगे, they आएगा they नहीं लगाओगे। अब आ गया रूल, समझ में आ गया? ये रूल ही है, जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो ये रूल आता है। यस मैम, यस यस मैम। इज दिस क्लियर? शैल आई मूव ऑन, शैल आई मूव ऑन फर्दर, आगे चले? यस मैम। तो चलिए 45 पे चलते हैं। She is taking the dog for a walk, ये पैसिव है,
अब पैसिव में बदलना है। शी इज टेकिंग अ डॉग फॉर अ वॉक, तो इसकी पैसिव बनाइए। टेकिंग है, ले जा रही है, आईएनजी फॉर्म है, तो याद रखिए आईएनजी होगा तो क्या लगेगा The dog was being taken by, B आ जाएगा मैम, B क्वेश्चन डी आ B, जाएगा the ना। dog was being taken by, इज बीइंग टेकन फॉर अ वॉक। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको Yes. लगा बाई क्यों नहीं लगा, लेकिन यहाँ जब कहीं पर तो वहां पर हम, ठीक है। yes. इसके बाद चलते हैं 46 पे। Someone has, तो अब इसको देखो, बनाओ जरा। अब वही आ गया, someone has picked my pocket। फिर टर्न ऑफ योर माइक सुनील जी। अच्छा आप बंद कर दो भाई, बंद कर दो। एक बार जब पूछ लो तो उसके बाद माइक ऑफ करिए, क्योंकि फिर दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। जब जरूरत हो फिर माइक खोले। चलिए अब बताइए, ये मैंने अभी बताया आपको, अभी बताया, जस्ट नाउ। someone has picked my pocket, C, my pocket has been picked। सुनील क्लोज योर माइक। my pocket has been picked, मेरी पॉकेट चोरी हो गई। अब वो ऑब्वियस सी बात है, किसी ने तो की है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर someone आ गया। somebody, someone, people, they, if comes, it's not mandatory, you have to write it, it is in the rule। नेक्स्ट चलेंगे 47 पे। Who taught her such things? Who, याद रखिए, who किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा में हम क्या लगाएंगे पैसिव में? Who will be converted into by whom। ठीक है, प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है। तो क्वेश्चन ये है, हु टॉट हर सच थिंग्स, उसको ऐसी चीजें किसने सिखाई, तो इसका क्या होगा कन्वर्जन, बताइए जल्दी से। हाँ सभी लोग सही बता रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है गलत। बाय होम, बाय होम, बाय होम वॉज शी टॉट, बाय होम वॉज शी टॉट सच थिंग्स। हाँ ये सही आएगा, डी आएगा, सही है, क्योंकि हमारे पास हमको इसको भी लगाना है ना, वर्ब को भी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, बाय होम वॉज शी taught such, ये हल्ला इतना किसका आ रहा है, ये माइक किसका खुला हुआ है? प्लीज क्लोज योर माइक। हु इज देयर? हुज माइक इज ऑन? थोड़ा माइक बंद कीजिए प्लीज, क्योंकि माइक खुला रहेगा ना तो औरों को भी दिक्कत होती है। जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन आस्क मी एंड देन यू कैन ओपन इट, बट आफ्टर आस्किंग एंड कंप्लीटिंग यू कैन ऑफ इट, वरना तो मेरी माइक की आवाज इतनी नहीं आ रही तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? 48 पे चलते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज, इंपेरेटिव अभी बताया था। जब प्लीज वाला आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, बिना सोचे, ऑप्शन देखते ही आप लोगों को आ जाना चाहिए। प्लीज वाले का क्या आना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आपको सिर्फ प्लीज के बाद देखना रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा प्लीज इंपेरेटिव में है तो रिक्वेस्टेड, अगर नेगेटिव में होता तो यू आर नॉट रिक्वेस्टेड, ऐसे करके आ जाता। ठीक है, इसके बाद 49। A Japanese firm makes these television sets। जापानीज की जो कंपनियां हैं वो इस टेलीविजन सेट्स को बनाती हैं, तो इसको कैसे बनाओगे आप? बहुत आसान है ये, हाँ बता रहे हैं, सही बता रहे हैं बिल्कुल। these television sets are made by a Japanese firm, a Japanese firm। ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, सबने बना लिया होगा। चलिए इस पे चलते हैं। Nobody has used this room for ages। किसी ने भी इस कमरे को काफी सालों से, एजों से यूज नहीं किया है। एक चीज याद रखनी है, अब पहले तो आप करिए, थोड़ा अपनी बुद्धि में देखो आप लोग कितना अपने अंडरस्टैंडिंग से कर पाते हो, देन आई एम हियर टू हेल्प यू।
पहले आप लोगों के भी आंसर्स मुझे पता चल जाए कि व्हाट इज योर थॉट। बी आएगा मैम, बी। सही। देखो मैंने जैसे somebody बताया था, people बताया था, they बताया था, तो वहां nobody भी था, nobody भी है, तो nobody लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा? दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस। दिस रूम हैज नॉट, क्योंकि nobody का मतलब ये नेगेटिव को बता रहा है कि किसी ने भी इस रूम को यूज नहीं किया। तो हम फिर ये नहीं लगाएंगे कि दिस रूम हैज नॉट बीन यूज फॉर एजेस बाय एनीबडी। एनीबडी में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ इतना ही लगाएंगे, दिस रूम हैज नॉट बीन यूज Right. फॉर एजेस, क्योंकि नॉट जहां है नहीं भी है, बिल्कुल सही। तो नहीं भी है मतलब क्या है? नोबडी, नेगेटिव सेंटेंस को बताता है, नॉट, नोबडी, नेवर, तो इसका हमने नेगेटिव फॉर्म बना लिया। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैम इज दिस मैम क्लियर एक टू दो क्वेश्चन, एवरीवन? यस मैम। मैम एक दो क्वेश्चन लेट वाले बता दीजिएगा, लेट से। मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है पहले ये तो बता दो, है कौन? मुझे को बता दो, है कौन? What is your सुनील name? बोल रहा हूँ मैम। मैम सुनील बोल रहा हूँ मैम। लेट वाले बता दीजिए एक दो क्वेश्चन, लेट से जो होते हैं, लेट 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 वाले। इसमें है वो क्वेश्चन? नो मैम, नो। हाँ तो लेट वाला आप उसमें हो, रिवीजन बैच में हो आप? यस मैम। हाँ तो रिवीजन बैच में जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी उस समय आपको रूल्स बताएंगे, ठीक है? लेट वाले वहां Okay, सिखाऊंगी, ma'am. लेट वाले वहां सिखाऊंगी। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ओके, यहाँ भी बता देंगे, नो प्रॉब्लम। लेट का प्रयोग कब करते हैं हम? लेट इट बी डन। लेट का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे हमने बोला ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, ये भी इंपेरेटिव में है, ठीक है? ये भी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आता है। लेट का प्रयोग भी हम इंपेरेटिव में करते हैं, ठीक है? एक मिनट, इंपेरेटिव में करते हैं। जैसे मैंने बोला ओपन, मैं बोलती हूँ ओपन द डोर। अब इंपेरेटिव में आप क्या दे रहे हो किसी को? दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, तो आप किसी को क्या दे रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो ना। तो आप बोलोगे लेट द डोर बी ओपन, तो यहां पर हम प्रयोग कर देते हैं लेट द डोर बी ओपन। लेट और बी का प्रयोग करते हैं जब हम किसी को क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। उसमें अलग अलग है, ऑर्डर है, सजेशन है, राय है, ठीक है? किसी से वो है, हर चीज का एक रूल है। तो वो तो मैं यहाँ आप कैसे बताऊं, वो तो फिर क्लास में चल ही रहा है। पर क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, वी विल मेक सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट थिंग आल्सो, एंड आई मस्ट हैव डन इट इन द अपकमिंग प्रैक्टिस सेट। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक बार आप में से मुझे जितने लोग अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, चाहे प्रैक्टिस सेट वाले हैं, चाहे आप वेलकम, चाहे आप यू नो रिवीजन बैच वाले हैं, how many of you are eligible for lecturer? Please let me know, and how many of you want to join, because after completing, after 18th of this खत्म हो जाएगा, then I will start with lecturer class। और पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो है उसका जो फॉर्म आया हुआ है 12 तारीख को आपने भरना है, ठीक, भरना है। तो आप में से जितने लोग होंगे आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, डोंट स्पीक राइट नाउ। आप मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू जॉइन दैट कोर्स और हाउ मेनी ऑफ यू आर एलिजिबल। ओके फाइन, चलिए, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ। टुमारो वी विल डू सॉल्यूशन फॉर 1 and tomorrow I will give you the next practice set. Okay, welcome. Okay, fine.